हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। अगर आपको ड्रामा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड लूना के साथ, जो यहाँ अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और वो एक इमोर्टल है। तभी इतने में ही लूना के ऊपर एक बिजली गिर जाती है और वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं कर पाती। इतने में ही लूना के मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो मास्टर से पूछने लगती है कि उसने तो आखिर सारे लेवल पूरे कर लिए हैं, लेकिन वो अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रही है। मास्टर उसे बताते हैं कि अब उसकी हेल्प उसका डिस्टेंट पर्सन ही कर पाएगा और जब वो उससे मिलेगी तो फिर वो अपना लास्ट कल्टीवेशन भी पूरा कर पाएगी। और फिर यूना के मास्टर उसे एक हार्ट सील लॉक देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि इसकी मदद से तुम अपना डिस्टेंस पर्सन को ढूंढ पाओगी और फिर तुम उसे पहचान पाओगी। और फिर लूना यहाँ इंसानों के बीच में आकर रहने लगती है और तभी उसकी मेड उससे पूछती है कि मास्टर, हमें तो 500 साल हो गए हैं और अभी तक आपका डिस्टेंस पर्सन हमें मिला नहीं, आखिर वो कब आएगा। तो लूना कहती है कि वेट करो, वो जल्दी मिल जाएगा। और इतने में ही यूना के शॉप में हमारा मेन लीड जियांग आया होता है और वो यहाँ आने पर एक एंटिक को पसंद करता है और इतने में ही यूना आकर उसे रोकने लगती है और कहती है कि इसे मैं नहीं बेच रही हूँ, लेकिन फिर भी वो इसी को ही खरीदने की डिमांड करता है। और फिर लूना उसे देखते ही फील करती है कि शायद वही उसका डिस्टेंस पर्सन है। फिर वो उसे हार्ट सील ब्रोच बेच देती है और फिर वो उसे अपना कार्ड भी देकर जाता है। लूना और उसकी फैमिली को पता चलता है कि वो फैमिली से बिलोंग करता है। मेड कहती है कि वो फैमिली का मास्टर पिछली बार भी आपसे एक बाउल खरीद कर लेके गया था और उसने उसका पेमेंट भी नहीं किया था। तो फिर लूना कहती है कि अब टाइम आ गया है वो फैमिली से पेमेंट लेने का। हम देखते हैं यहाँ पर जियांग के डैड बीमार होते हैं। उसके अंकल उसकी स्टेप मॉम से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सिस्टर इन लॉ, भाई के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वो तो ऐसे ही बीमार है और 2 दिन में भी मर जाएंगे, तो हमें जल्द से जल्द फैमिली के लिए एक नया हेड चुनना चाहिए। तो जियांग का स्टेप ब्रदर भी अपनी मॉम से कहने लगता है, मॉम आखिर आप उस पेंटिंग वाली लड़की की वजह से आखिर इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। तो फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि मैं बस उस औरत से एक बार मिलना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड अभी मरते वक्त भी मुझसे मिलने की बजाय उस औरत का नाम लिए जा रहे हैं, वो तो उसी को देखना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने काफी पैसे लगाकर उस औरत की पेंटिंग बनवाई थी सिर्फ उसे देखने के लिए। क्या तुम्हारे डैड उसके लिए इतना पागल है? लगता है वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है। और तभी इतने में लूना यहाँ पर आ जाती है और वो कहने लगती है कि क्या तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो। लूना को देखते ही जियांग के अंकल कहने लगते हैं कि ये तो वही पेंटिंग वाली लड़की है। और तो जियांग का स्टेप ब्रदर भी कहने लगता है कि मॉम, ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तभी तो डैड इसके पीछे इतना पागल है। और जियांग की आंटी भी कहने लगती है कि एक लड़की होकर मैं भी इसकी ब्यूटी की दीवानी हो चुकी हूँ, लेकिन ये आखिर इतनी यंग कैसे? इसे देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ये तो हमारे बच्चों की उम्र की है, कहीं ये उस औरत की बेटी तो नहीं है। और यहाँ जियांग की स्टेप मॉम इतनी गुस्से में बैठी होती है कि वो तो लूना की तरफ देख भी नहीं रही होती है और गुस्से में लूना से कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा हस्बैंड मरने वाला है, तो क्या तुम उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आई हो। तभी लूना कहती है कि मैं और तुम्हारे हस्बैंड वो मी बहुत अच्छे दोस्त हैं और सिर्फ इसलिए ही मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तो अच्छा यही होगा कि तुम जेलसी में अपने आप को तंग मत करो। अब ये सुनते के साथ स्टेप मॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बदतमीज लड़की हो। तभी लूना यहाँ पर अपने दिए हुए उस बॉल की तरफ देखती है और अपने इमोर्टल मैजिक से पहचान लेती है कि उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है, उस पर से तो काला साया नजर आ रहा है। और फिर क्या था, इतने में ही मेड आकर बताती है कि मास्टर की तबीयत खराब हो गई है और वो मरने वाले हैं। ये सुनते के साथ ही जियांग के अंकल कहने लगते हैं कि हम वेट किसका कर रहे हैं, अब चलो जल्दी से जाकर भाई को देखते हैं। और सिस्टर इन लॉ, आप इतना गुस्सा मत किया करें, जल्दी जाकर देखते हैं। तो फिर स्टेप मॉम मान जाती है, चलो जी देखते हैं, वैसे भी तो वो मरने ही वाला है तो मिल ही लेती हूँ। फिर ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर पहले से जियांग मौजूद होता है, कहने लगता है कि डैड तुम लोगों से मिलना चाहते थे। फिर जैसे यहाँ लूना को देखता है तो वो पहचान लेता है, उसने उसे पहले भी देखा था शॉप में। फिर यहाँ पर यूना तुरंत ही अपनी मैजिक की मदद से जियांग के डैड को ठीक कर देती है और जैसे ही वो होश में आते हैं वो यूना के सामने नील डाउन करके उसे अपना लाइफ सेवियर कहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हम फिर मिल गए। और फिर वो यूना को रिस्पेक्ट देते हुए उसके सामने नील डाउन करते हैं। तभी जियांग का अंकल उसे समझाने लगता है कि भाई आखिर तुम इस लड़के के सामने नील डाउन क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी लाइफ सेवियर थोड़ी ना है, जरूर उसकी बेटी होगी। तो फिर जियांग के डैड चिल्लाते हैं, तुम पागल हो, ये वही है।
और फिर जियांग के डैड मिस्टर हुआमी लूना से कहने लगते हैं कि इतने साल हो गए मैं आपकी अच्छाई को अभी नहीं भूला और आपकी वजह से ही मेरी फैमिली आज इतनी ज्यादा अमीर है। तो आप बताओ आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए? आपने कहा था मुझसे कि आप मुझसे बाद में रिवॉर्ड लेंगे। तो लूना कहती है कि मुझे आपकी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। अब ये सुनते के साथ ही मिस्टर हुआमिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी फैमिली की खुश नसीबी होगी। फिर वो लूना को कहने लगते हैं कि मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स तो ये पर मौजूद हैं, तो आप ही बताओ आपको किससे शादी करनी है? मैं उसकी शादी आपसे करवा दूंगा और उसे मैं मेरी फैमिली का हेड भी बनवा दूंगा। ये सुनते के साथ ही सभी फैमिली मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं। स्टेप मॉम तो उन्हें चिल्लाने लगती है कि क्या तुम पूरे पागल हो चुके हो? तुम इस औरत के कहने पर कुछ भी डिसीजन ले रहे हो। जियांग के अंकल भी कहने लगते हैं कि भाई ये सही नहीं है, इतना बड़ा डिसीजन आपको ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। तो जियांग के डैड भी गुस्से में कहने लगते हैं कि तुम सब लोग चुप हो जाओ, यहाँ पर तुम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। अब लूना भी अपने मैजिक से यहाँ पर सभी को देखने लगती है। स्टेप ब्रदर हान तो बहुत अच्छे से पोज मार रहा होता है ताकि लूना उसे पसंद कर ले, पर लूना तो यहाँ पर जियांग को चुन लेती है और कहने लगती है कि मुझे तो इससे ही शादी करनी है। जियांग तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि मुझसे। फिर अंकल तो तुरंत से ही कहने लगते हैं कि मिस लूना आप जानती नहीं है कि ये पैरालाइज्ड है। 3 साल पहले ही जियांग का एक्सीडेंट हो गया था और तब से लेकर अब तक ये डिसेबल है। उस कार एक्सीडेंट की वजह से तब से लेकर अब तक ये चल भी नहीं पाता, इसलिए ये हर दिन हर वक्त व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। फिर हान भी कहने लगता है कि तुमने इस जैसे डिसेबल बंदे को क्यों चूज किया है? इस फैमिली का हेड मैं हूँ और इस फैमिली का हेड भी मैं ही बनूंगा। अब ये सुनते के साथ ही तभी डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो फिर स्टेप मॉम बीच में बोलने लगते हैं तो डैड उस पर भी चिल्लाने लगते हैं और फिर लूना से कहने लगते हैं कि आप एक इमोर्टल हो, आप जो भी कहेंगी मैं वही मानूंगा। अगर आपने मेरे बेटे जियांग को चुना है तो फिर मैं आपकी शादी उससे ही करवाऊंगा और साथ ही अपनी फैमिली का हेड भी मैं उसे ही बना दूंगा। और ऐसा बोलकर मिस्टर ह्यूमिन अपनी फैमिली का हेड वाला रिंग उतार कर वो रिंग लूना को दे देते हैं। ये देख कर जियांग के अंकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं इस आदमी के साथ इतने सालों से एक नौकर की तरह रह रहा था, इस उम्मीद में कि आखिर एक दिन इस फैमिली का हेड मैं बन जाऊंगा, लेकिन इसने तो एक गहरी गहरी लड़की को इतनी पावर दे दिया, उसके कहने पर अपने इस डिसेबल बेटे को हेड बना दिया। तो लूना मिस्टर ह्यूमन से कहने लगती है कि अब मेरी शादी तुम्हारे बेटे के साथ होने लगी है, तुम्हारी फैमिली के साथ कनेक्शन बन गया है, इसलिए अब तुम बेफिक्र होकर इस दुनिया से जा सकते हो। अब से मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रख लूंगी। ये सुनने के साथ ही मिस्टर ह्यूमिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जैसे वो उसके सामने नील डाउन होकर अपना सर झुकाते हैं तो उतने में ही वो मर जाते हैं। ये देखकर तो सभी उनकी फिक्र करने लगते हैं और स्टेपमैन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि यूना के घर पर सारी ब्राइड प्राइस जा चुकी है। तभी जियांग एक बात को सोचने लगता है कि पता नहीं आखिर क्यों मिस लूना ने मुझसे ही शादी करने की क्यों सोची, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं उसका यूज करके अपनी वो फैमिली से बदला ले सकता हूँ। फिर ये अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि जो भी ब्राइड प्राइस मिस लूना के घर पर जा रही है इस बारे में तुम मेरी सेकंड आंटी को भी बता दो। जियांग तो ये सब कुछ जानबूझ के ही कर रहा होता है और मन में सोचने लगता है कि मेरी छोटी आंटी तो पैसों की बहुत ही ज्यादा लालची है और जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जरूर पहुंचेगी वहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ लूना के घर पर पहले ही ब्राइड प्राइस देने के लिए आया होता है और हम देखते हैं कि इतने में ही यहाँ पर उसकी छोटी आंटी भी पहुँच जाती है और वो सोचने लगती है कि जियांग के डैड के दोनों ही बेटे किसी काम के नहीं और उनमें से एक तो डिसेबल भी, तो फैमिली के हेड की पोजीशन तो उसके हस्बैंड को ही मिलनी थी, यानी कि जियांग के अंकल को। पर इस लड़की के आने की वजह से सब खराब हो गया। फिर आंटी लूना से कहने लगती है कि तुम ये सारी ज्वेलरी मुझे दे दो संभाल कर रखने के लिए, आखिरकार तुम मेरे फैमिली में आ रहे हो शादी करके। फिर इतने में ही जियांग कहने लगता है कि आंटी अभी तो मेरी और लूना की शादी अभी हुई भी नहीं है, तो फिर आप ये सब कुछ कैसे ले सकती है? आंटी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बीच में मत बोलो, तुम तो बस एक डिसेबल हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब तुम्हारे पास तो पता नहीं आखिर कितना टाइम बचा होगा जीने के लिए। तो जियांग भी कहने लगता है कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप पहले अपनी खुद की फिक्र कर लो। आपको तो अंकल को एक बच्चा भी देना चाहिए, नहीं तो अंकल का कोई सक्सेसर ही नहीं रहेगा। बस क्या इतना सुनते ही आंटी को गुस्सा आ जाता है और वो जियांग के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। तो लूना उसे कहने लगती है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? वो आंटी उसे कहने लगती है कि मैं इस नाजायज लड़के को सबक सिखाने आई हूँ। तो फिर लूना उस पर चिल्लाने लगती है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने मेरे हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट करने की। लेकिन फिर भी आंटी मान नहीं रही होती और वो लूना को 4 बातें सुनाने लगती है। तो फिर क्या था, लूना की मेड सीधा इसके मुंह पर थप्पड़ लगाती है। तो क्या आंटी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर
देती है कि आप ही ये सारी ज्वेलरी उठाकर वो फैमिली में वापस लेकर चलो। क्या मेड तुरंत ही रोकने लगती है और कहती है कि तुम मेरे मास्टर की चीजों को हाथ नहीं लगा सकती। तो भी आंटी मान नहीं रही होती है और कहने लगती है जियांग के डैड तो अभी मर गए हैं, तो अब वो ही नहीं है तो इस डिसेबल को कौन ही सपोर्ट करेगा और अब वो अपनी मर्जी की चीजें करेगी। तभी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और फिर लूना उस पर अपना मैजिक करती है और उसे कहने लगती है कि वो दोबारा से इन सारी चीजों में बिल्कुल ना, क्योंकि उसकी तो कोई भी सुनने वाला नहीं है, तो उसे बेवजह मास्टर बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके मैजिक में आने के बाद तो आंटी तो डर ही जाती है और तुरंत ही मैजिक छूटने के बाद यहाँ से भाग ही जाती है। फिर इसके बाद लूना जियांग से पूछती है कि क्या तुम अपने फुओ फैमिली के हेड बनना चाहते हो या फिर नहीं। तो वो हाँ कहता है। तो यूना कहती है कि फिर तो तुम तैयार रहो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाली हूँ और मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगी। और फिर लूना जियांग से उसे उसके पैर के बारे में पूछती है, तो वो बताने लगता है कि 3 साल हो गए और अब ये किसी काम के नहीं रहे, ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। और फिर लूना अपने मैजिक पावर से उसके पैर की तरफ देखती है, पता लगाती है और कहती है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो सकता, बल्कि असल में तो कोई चाहता ही नहीं है कि तुम्हारे पैर ठीक हो, पर अब ये सही वक्त नहीं है, सही वक्त आने पर मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और फिर जियांग लूना को ये बात बताता है कि उन लोगों की शादी वाले दिन ही उनके डैड का फ्यूनरल होने वाला है, तो शादी की सेरेमनी बहुत ही ज्यादा सिंपल रहने वाली है। तो लूना कहने लगती है कि मेरी शादी कभी सिंपल नहीं हो सकती। और फिर वेडिंग वाला दिन आ जाता है और सभी मेड और सर्वेंट काम करने लगते हैं और आपस में बात भी करने लगते हैं कि कितनी अजीब कहानी चल रही है, आखिर वेडिंग और फ्यूनरल कौन सेम दिन पर रखते हैं। तो फिर दूसरी मेड कहने लगती है कि ऑफ कोर्स ये मैडम का ऑर्डर है, और फिर मैडम के ऑर्डर को कौन आखिर मना कर सकता है। और दूसरी मेड कहती है कि लेकिन अब तो जियांग सर फैमिली के हेड बने हैं, अब तो मिस्टर जियांग फैमिली के हेड बन चुके हैं, तो फिर उनकी चलनी चाहिए ना। तो फिर दूसरी मेड कहने लगती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उनकी स्टेप मॉम की ही यहाँ पर चलने वाली है। ये लोग तो यहाँ पर ये भी बातें करते हैं कि होने वाली डॉटर इन लॉ स्टेप मॉम से पहले ही पंगा ले चुकी है, तो अब थोड़ी ही ना उसके दिन यहाँ पर अच्छे होने वाले हैं, अब तो वो बहुत ही मुश्किलों से रहेगी यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि लूना और जियांग यहाँ पर साथ में वेडिंग के लिए पहुँच जाते हैं। फिर तभी हम लोग यहाँ पर जियांग की आंटी को देखते हैं जो की उसकी स्टेप मॉम को छड़ा रही होती है और उनसे कहने लगती है कि देख लो वो लड़की यहाँ पर आते के साथ ही अपने रूल्स चला रही है और उसने मुझे कितनी बातें सुनाई और मुझे तो हेड की पोजीशन से भी हटाया। और सोचो फैमिली के हेड की पोजीशन तो आपके बेटे को मिलनी चाहिए थी, और ऐसे कैसे उस लड़की के कहने पर मास्टर ने उसकी शादी जियांग जैसे डिसेबल से करवा दी, और तो और उस डिसेबल को हमारी फैमिली का हेड भी बना तो फिर भी आप आखिर इतनी शांत क्यों बैठी हुई है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो फिर स्टेप मॉम फाइनली बोलती है कि फैमिली का हेड तो अपने डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो लड़की उस लड़की की यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। तो फिर आंटी खुश हो जाती है और पूछती है कि सिस्टर इन लॉ आपने कुछ तैयारी की हुई है। तो फिर हान बताने लगता है कि मॉम ने पहले से यहाँ पर फैमिली के बाकी 3 हेड को भी बुला लिया है और वो लोग यहाँ पर आकर उस लड़की को सबक सिखाने वाले हैं, और जियांग को भी मजबूर करने वाले हैं कि वो हेड की पोजीशन वापस मुझे रिटर्न करे। और तभी यहाँ पर लूना पहुँच जाती है और फिर वो जियांग का साइड लेते हुए उसके स्टेप ब्रदर हान को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि जियांग फैमिली का बड़ा बेटा है तो उसके पास सभी राइट्स हैं, और हान तुम खुद नाजायज बेटे होकर यहाँ पर ऐसे बातें कैसे कर सकते हो। तो फिर आंटी कहने लगती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, इतनी लेट आई हो, ऐसे लेट आई हो जैसे कि यहाँ जैसे सब बड़ों से बहुत मान हो। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये शादी बहुत ही सिंपल होने वाली है और तो और हमारी तरफ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और तभी मेड्स यहाँ पर लूना का ही मजाक उड़ाने लगती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैडम ने तो इसे बहुत ही अच्छा मजा चकाया है कि इसका यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी जियांग यहाँ पर कहने लगता है कि किसने कहा कि मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सब कुछ डिजर्व करती है। फिर जियांग के गार्ड्स यहाँ पर बहुत ही सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। तो फिर जियांग कहने लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ उसके वाइफ के लिए है, क्योंकि उसके डैड यहाँ पर नहीं है, तो उनके जरिए वो ये सारी रस्में कंप्लीट कर रहा है। फिर ये सब कुछ देखते हुए स्टेप मॉम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें फैमिली का हेड नहीं मानता। तो फिर जियांग कहने लगता है कि मेरे डैड की आखिरी विश थी कि मैं फैमिली का हेड बनूं, वो तो मैं बन चुका हूँ। तो फिर स्टेप मॉम चिल्लाकर उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हारे डैड अब यहाँ पर नहीं रहे तो तुम उनके नाम पर मुझे धमकी नहीं दे सकते। और अब मैं देखती हूँ कि आखिर तुम फैमिली के हेड कैसे बनोगे। मैंने तो यहाँ पर फैमिली के 3 हेड्स को भी बुला लिया है। फिर हान यूना से पूछता है कि आखिर तुम इससे क्यों शादी कर रही हो, इस डिसेबल से शादी करके तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इसके पास वैसे भी अब कुछ नहीं रहने वाला और ये मरने भी वाला है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। तो
वैसे भी मैं नहीं बन, तो मुझसे शादी करने में ही तुम्हारा फायदा होगा। ऐसा बोलकर वो लूना को टच करने जाता है और लूना की मेड उसे थप्पड़ मारती है और लूना की मेड उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके मास्टर को हाथ लगाने की कोशिश करने की भी। फिर ये देखकर आंटी को हंसी आ रही होती है। तभी जल्दी से स्टेप मॉम जाकर अपने बेटे को संभालने लगती है और मेड से कहने लगती है कि इसे तुरंत ही जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए आंटी यहाँ पर लूना को बातें सुनाने लगती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेकेंड ईयर मास्टर को हाथ लगाने की, लगता है तुम्हें बचना नहीं है, तुम्हें तो अभी इसी वक्त मास्टर से माफी मांगनी चाहिए, ये डिजर्व नहीं करती कि मैं इससे माफी मांगूंगी। तो फिर स्टेप मॉम लूना से कहती है कि मैं तुम्हारे फेस से आज तक नफरत करती हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे बेटे को चोट पहुँचाई। तो फिर आंटी कहने लगती है कि मैंने कहा ना तुमसे, तुम चुपचाप उनसे माफी मांग लो। तो लूना कहने लगती है कि मैंने कहा ना आपसे, ये मेरी माफी अफोर्ड नहीं कर पाएगी मेरा नील डाउन होना, और वैसे भी तुम भी तो यही चाहती हो ना कि ये जल्द से जल्द मर जाए। तो फिर आंटी कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ ये कुछ भी कह रही है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। फिर जियांग का अंकल कहता है कि ये तो तुम्हारी होने वाली फ्यूचर मदर इन लॉ है, तो इनके सामने नील डाउन होकर माफी मांगना कौन सी गलत बात हो गई। फिर यूना जैसे ही मैजिक पावर के थ्रू अंकल की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि यह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और यही वो है जो सारे बुरे काम कर रहे हैं। फिर वो कह देती है कि वो जो ये बुरे बुरे काम कर रहे हैं ना, उनका अंत भी बहुत बुरा होगा। अंकल पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस जैसी लड़की जो सबका इंसल्ट कर रही है, ये लड़की हमारी फैमिली में बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर जियांग कह देता है कि आपके पास कोई भी राइट नहीं है ये कहने का कि मेरी वाइफ यहाँ पर रहेगी या नहीं। फिर वो अपने डैड की दी हुई अंगूठी जेब से निकाल देता है और कह देता है कि अब मैं इसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ और आज से और इसी वक्त से मैं इस फैमिली का हेड बन चुका हूँ और मैं भी देखता हूँ कि अब मेरी वाइफ को कौन बुली करता है। और तभी यहाँ पर फैमिली के बाकी 3 हेड्स पहुँच जाते हैं और जियांग की स्टेप मॉम तो उन्हें देखते ही उनके पास जाकर उन्हें अपने बातों में लेने की कोशिश करती है कि कैसे जियांग ने फैमिली की हेड की पोजीशन छीनने की कोशिश की है और वो यहाँ पर अपनी मर्जी चला रहा है। तो फिर तीनों ही हेड मिलकर जियांग पर चिल्लाने लगते हैं कि वो एक नाजायज बेटा होकर ऐसा कैसे कर सकता है। तो जियांग कहने लगता है कि अंकल मेरे डैड ने मरने से पहले मुझे फैमिली का हेड बना कर गए हैं, बल्कि आप तीनों को ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर ये तीनों तो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और जियांग और लूना दोनों को ही बातें सुनाने लगते हैं। लूना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो तीनों से देखते के साथ ही माफी मांगने लगते हैं और नील डाउन करने लगते हैं। ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि लूना के पास ऐसा कौन सा मैजिक पावर है जो ये सभी को ही अपने सामने माफी मांगने के लिए मजबूर कर देती है। फिर लूना कहती है कि चलो बाकी की सेरेमनी कंप्लीट करते हैं और स्टेप मॉम से कहती है कि आप चाहती है ना मैं आपको टी सर्व करूँ, ठीक है फिर मैं कर ही देती हूँ। और जैसे ही वो टी सर्व करने के लिए नील डाउन होती है, काफी ज्यादा आंधी तूफान आने लगती है और यहाँ की सभी चीजें हिलने लगती है। फिर लूना उन्हें वार्निंग देती है कि वो क्या अभी भी चाहती है कि वो उनके सामने नील डाउन हो जाए। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि हाँ। फिर लूना नील डाउन करती है। फिर तो यहाँ पर और भी ज्यादा आंधी तूफान हो जाती है और सारी चीजें तहस नहस हो जाती है और तो और स्टेप मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और उनके मुंह से खून आने लगता है। लूना कहती है कि अभी भी टाइम है, आप मुझसे माफी मांग लो। तो फिर भी स्टेप मॉम नहीं मानती और कहती है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाली। अब यहाँ से सारे गेस्ट चले जाते हैं और वो तीनों अभी भी लूना के सामने नील डाउन होकर माफी मांगने लगते हैं क्योंकि लूना ने उनकी भी पहले हेल्प कर चुकी है और लूना ने उनकी हेल्प करी है, ये बात उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो लूना उन्हें कहती है कि आप जाओ यहाँ से, बस याद रखना कि आपको अच्छे ही काम करने हैं। और जियांग को हेड की पोजीशन मिल गई है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। तो वो लोग तो चुपचाप से हाँ कहकर यहाँ से चले जाते हैं। तो जियांग लूना को ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने उसे पहली बार देखते के ही समझ गया था कि लूना कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल नहीं है। फिर जैसे ही वो जा रहा होता है लूना भी उसे देख रही होती है और सोच रही होती है मेरा डिस्टेंट पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम को उनका बेटा हान और अंकल आंटी सब लोग उनको भड़का रहे होते हैं कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, वो ऐसे हाथ पे हाथ रख कर बैठ नहीं सकती क्योंकि एक आउटसाइडर आकर उनसे उनकी कंपनी और बिजनेस छीन ले रही है। तो ये कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बस ठीक हो जाऊं, बस 2 दिन फिर मैं उस लड़की को इस फैमिली से बाहर निकाल देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग लूना से मिलने के लिए उसके घर गया होता है। तभी वो बैठे बैठे सो रही होती है तो उसकी मेट जैसे ही जियांग को आते हुए यहाँ पर देखती है तो वो जल्दी से जियांग के असिस्टेंट को लेकर यहाँ से बाहर जाती है इन दोनों को अकेले साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। उतने में ही लूना जाग जाती है तो जियांग उसे दिखाता है कि वो उसके लिए पेस्ट्री लेकर आया है क्योंकि उसने वो खुद बनाया है। लूना भी तुरंत ही उसे लेकर टेस्ट करती है। तभी वो जियांग से कहती है कि अब तुम अपना पैंट रिमूव करो, मुझे अभी तुम्हारा
ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो ये कहता है कि क्या इसी वक्त, तो लूना तुरंत ही हाँ कहती है और उतने में ही वहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि आपके स्टेप मॉम ने आपको बुलाया है, उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। तो जियांग लूना से कहता है कि मैं जल्दी आता हूँ काम कंप्लीट करके। और जियांग जैसे अपने स्टेप मॉम से मिलने के लिए पहुंचता है तो वो उन्हें उसे ऑफर देती है और कहती है कि तुम चुपचाप से हेड की पोजीशन हमें रिटर्न कर दो और इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि उस लड़की को तो हम यहाँ पर ज्यादा दिन रखने ही नहीं वाले हैं और जब वो यहाँ से निकल जाएगी तो उसके सपोर्ट के बिना तो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं रहोगे। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम हमारी हेल्प लो और तभी तुम्हें हमारा सपोर्ट मिलेगा। तो जियांग कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, आप मेरे डैड की कही हुई बात के खिलाफ जाने वाले हो। तो हांग जियांग से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ बात करने की, तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं बनता कि तुम हेड की पोजीशन मुझसे छीन लो। तुम भी सेम अपने मॉम की तरह हो जो कि बहुत ही जल्दी मरने वाला है और सिर्फ तुम बस एक लड़के के दम पर इतना उछल रहे हो, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। जियांग कहता है कि इस बात को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तो स्टेप मॉम कहती है कि एक बार इस चीज को देख लो फिर डिसाइड करना कि तुम क्या डिसीजन लेने वाले हो। तो जियांग देखता है कि इन लोगों ने उसकी मॉम के एशेस यहाँ पर लेकर आए हैं। जियांग कहता है कि तुम लोग मेरी मॉम के एशेस के साथ क्या करने वाले हो, जो भी करना है मेरे साथ करो। तो फिर हान कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम 100 बार नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। तो फिर मैं सोचूंगा ओह तुम तो नहीं कर पाओगे, फिर तो तुम कोई काम के नहीं हो ना, तुम बस एक ट्रैश हो, इसलिए तुम्हें भी जल्द से जल्द मरकर अपनी मॉम के पास चले जाना चाहिए। तभी यहाँ पर लूना आ जाती है और कहती है कि लास्ट टाइम तुमने अच्छे से सबक नहीं सीखी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊं। स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, उस दिन तो मैं केयरलेस थी पर आज नहीं, आज तो मैं पूरे तैयारी के साथ आई हूँ। और फिर वो अपने फाइटर्स को यहाँ पर बुला लेती है। लूना कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या कह कर गया है उसकी तो मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। स्टेप मॉम कहती है कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, तुम पर और उस पर मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या नहीं हुआ और मुझे तुम्हारे चेहरे से बहुत ही नफरत है। और स्टेप मॉम अपने सारे फाइटर से कहती है कि तुम लोग खड़े क्या हो, जल्दी से फाइट शुरू करो। अब सारे गार्ड्स फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लूना की मेड एक ही झटके में उन सबको मार कर नीचे गिरा देती है और हान भी फाइट के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे भी मारती है। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दोबारा से मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की। और फिर स्टेप मॉम जल्दी से ही जियांग के मॉम के एशेस के बॉक्स को उठाकर नीचे फेंक देती है। तो जियांग कहने लगता है कि प्लीज आप ऐसा मत करिए। तो स्टेप मॉम कहती है कि यही तुम्हारे नतीजा है, तुम लोगों ने ही मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है। और फिर वो हंसने लगती है और फिर जियांग व्हील चेयर पर से जैसे तैसे नीचे गिर जाता है, अपनी मॉम के एशेस को देखते हुए रो रहा होता है। लूना की मेड स्टेप मॉम पर चिल्लाने लगती है कि तुम पूरी पागल हो चुकी हो। तो स्टेप मॉम कहती है कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ तो क्या हुआ। और उतने में ही लूना अपना मैजिक करती है और उतने में ही आसमान में बिजली कड़कने लगती है और फिर से आंधी तूफान आता है और ये स्टेप मॉम और उसके दोनों मेट्स इस धुएं की वजह से बेहोश हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ देखते हुए लूना की मेड कहती है कि सही हुआ, ये बिल्कुल ऐसा ही डिजर्व करती है। फिर उसके बाद स्टेप मॉम हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहा होता है। हान पूछता है कि डॉक्टर आखिर मेरे मॉम को क्या हुआ है, ये तो हिल भी नहीं पा रही है और कुछ बोल क्यों नहीं रही है। डॉक्टर कहता है कि अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है लेकिन शायद वो इतनी सीरियस नहीं है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हान कहता है कि ये सब कुछ उसी लड़की ने किया है और फिर अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एक विच है और तुम उसे हरा नहीं पाओगे। हान कहता है कि अंकल हम आखिर जियांग को फैमिली का हेड बनने कैसे दे सकते हैं, क्या आप भूल रहे हो कि 1 साल पहले हम ही ने उसका कार एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो डिसेबल हो जाए और अब हम सक्सीड हो गए हैं तो फिर वो लड़की आकर हमारा प्लान खराब कर रही है। अगर उसे इस बारे में पता लग गया फिर तो हम बचने ही नहीं वाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट जियांग को उसके अंकल के बारे में बता रहा है कि उसके अंकल कुछ तो प्लान कर रहे हैं। तो जियांग कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आखिर वो कब वो शांत बैठे हैं, अब तक तो उन्होंने सारे सीक्रेटली ही काम किए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वही मेरे एनिमी है, तब तक शांति में मैं भी प्रिपरेशन कर लेता हूँ। असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है और फिर लूना जियांग से मिलने के लिए आई होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम के एशेस को टेम्पल को दी थी डिसीज करने के लिए और इसके लिए वो लूना को थैंक्स करने लगता है। लूना इसे कहती है कि फिर मुझे पता चला कि वो तुम्हारे मॉम के एशेस तो थे ही नहीं बल्कि वो तो बस लाइन पाउडर था। तो फिर तुम क्या मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे कि ये सब क्या है। फिर जियांग एक्टिंग करने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है,
वो तो मेरे मॉम के एशेस ही थे। तो लूना कहती है कि एक्टिंग करना बंद कर दो, तुम्हारे मॉम के एशेस को पहले ही हटा दिया गया हो और तुम्हें पता ना चले, ऐसा वो उसका फेस पकड़कर कह रही होती है। चांग कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो मेरे मॉम के एशेस नहीं थे, मैंने उसे पहले ही हटा दिया था क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरे मॉम के एशेस के नाम से मुझे धमकी जरूर देंगे। बस मुझे चांस नहीं मिला कि तुम्हें इस बारे में बताने का, इसलिए सॉरी, प्लीज इस बात के लिए तुम मुझ पर गुस्सा मत होना। फिर वो बताने लगता है कि उसकी मॉम की डेथ बहुत जल्दी में हुई है और उसे हमेशा से ही इस घर में बुली किया गया है, चाहे बचपन में हो या बड़े होने के बाद एक्सीडेंट करवा के, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी कोशिशें कर रहा है। लूना कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं होंगी, मुझे इतना तो लग ही रहा है कि तुम वीक हो नहीं और तुम बस मेरे सामने प्रिटेंड करते हो, तुम बस चाहते हो कि तुम मेरा यूज करके अपनी फैमिली से बदला ले सको, है ना? और इसके लिए ही तुमने मेरे सामने एक्टिंग की है, एक्टिंग करने में काफी मेहनत कर रहे हो। जैसे जियांग कुछ बोलने जाता है तो ये कहती है कि अब तुम्हें मेरे सामने एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा चाइल्डहुड बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम आगे से मुझसे कोई भी झूठ नहीं बोलोगे। तो जियांग कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे अब कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। अब लूना यहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे पैर ठीक करोगी, और फिर लूना उसे कमरे में लेकर जाती है और फिर वो उसे लेटने का कहकर उसके आंखों पर मैजिक से ब्लाइंड फोल्ड डाल देती है और फिर कहती है कि उसे हटाना मत, और फिर वो उसका मैजिक स्टार्ट करती है। जैसे वो मैजिक स्टार्ट करती है तो जियांग को बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हो रहा होता है और वो झट से उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि आंख बंद करके रहना जरूरी है। तो फिर वो यहाँ पर अपना मैजिक कंटिन्यू करती है, जैसे वो अपना मैजिक करती है तो वो यहाँ से गायब हो जाती है और जियांग उठता है और कहता है कि मुझसे फ्लर्टिंग करने के बाद कहाँ चली गई वो। फिर उतने में ही उसके पैर हल्के हल्के उसे फील हो रहे थे और तो और वो अपने पैरों को हिला भी पा रहा था। और फिर हम देखते हैं लूना को जो कि उसे एंटिक के पास आती है और उसे देखकर लूना समझ जाती है कि इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि उसके अंदर से एविल एनर्जी निकल रही है। फिर वो सोचती है कि उसे जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालना होगा और फिर वो यहाँ से चली जाती है और फिर अंकल ऊपर से उसे वहाँ देख रहे होते हैं, कहीं इस लड़की को शक तो नहीं हो गया, मुझे इस बारे में सिस्टर इन लॉ से डिस्कस करना होगा। अंकल सीधा स्टेप मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। फिर हान से पूछते हैं कि अभी तक तुम्हारी मॉम को होश नहीं आया, तुम ऐसे कैसे बैठे रह सकते हो, जियांग ने तुम्हारी हेड की पोजीशन तुमसे छीन लिया और तुम्हारी मॉम का भी ये हाल बना कर रख दिया है। तो हान कहता है कि अंकल मैं कर ही क्या सकता हूँ, अभी ने तो कहा था कि वो विच है और हम उसे हरा नहीं सकते, तो अभी बताइए हम क्या करेंगे। अंकल कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो फिर यानी मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है जिससे तुम्हारी हेल्प हो पाएगी। तो हान पूछता है कि अंकल कैसा रास्ता, तुम्हें बाय फैमिली पता है ना कि वो कितने पावरफुल है, और मिस्टर बाय तो बहुत ही ज्यादा फेमस मास्टर है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं उस विच का सामना करने के लिए। तो हान पूछने लगता है कि हम मिस्टर बाय की हेल्प कैसे लेंगे। तो अंकल कहते हैं कि लगता है तुम भूल गए, मिस्टर बाय की एक बेटी है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये सुनकर हान बहुत ही ज्यादा डर जाता है, कहता है कि अंकल वो मोटी लड़की आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं मिस्टर बाय की हेल्प के लिए। नहीं अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर अंकल कहने लगते हैं कि सच बताओ तुम मिस बाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना। फिर हम देखते हैं कि अंकल हान के बैग के पीछे हाथ लगा देते हैं और उसके ऊपर मैजिक कर देते हैं, और फिर क्या था वो जैसा अंकल बोलने लगता है वही वो बोलने लगता है। और फिर हान सीधा मिस्टर बाई के घर जाता है और फिर कहता है कि आपकी बेटी बाइंग कहाँ है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर अंकल सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़का जो कि इतने टाइम से मेरी बेटी को अवॉइड कर रहा था, अब ये आकर ऐसा क्यों कह रहा है कि ये उससे शादी करना चाहता है। वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपने बेटी को बुलाते हैं। उनकी बेटी जैसे नीचे आती है वो तो हान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि डैड मुझे इससे शादी करनी है। अब तो वो खुद ही यहाँ पर आया है और वो डैड को समझाने लगती है। डैड उसे समझाने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ी हो सकती है, ये अचानक से ऐसे क्यों आ गया है। तो वो भी वो कहने लगती है कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है। वो उन्हें पकड़ पकड़ के जिद करने लगती है और डैड हार मान लेते हैं और कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर ये लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और हान को हक करते हुए कहती है कि अब तुम सिर्फ मेरे हो। और फिर हम दूसरी तरफ जियांग और लूना को देखते हैं जो कि बाकी 3 अंकल के साथ मिलकर रिचुअल कर रहे होते हैं जियांग को फैमिली का हेड बनाने की। और तभी यहाँ पर हान मिस्टर बाई और उनकी बेटी को लेकर पहुंच जाता है।
और मिस्टर बाय जियांग से कहने लगता है कि तुम ही वो नाजायज लड़के हो ना जिसने मेरे सन इन लॉ की हेड की पोजीशन छीना है। तो जियांग का असिस्टेंट उसका साइड लेते हुए कहता है कि मेरे मास्टर को ये पोजीशन उनके डैड ने दिया है, तो फिर आप होते कौन हो बीच में इंटरफेयर करने वाले। तो मिस्टर बाय उस पर चिल्लाते हैं कि जब बड़े बात कर रहे हो तब सर्वेंट को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर कहने लगते हैं कि इसे थप्पड़ मारकर रूल्स सिखाओ। जियांग कहने लगता है कि आपकी इतनी हिम्मत, ये वो फैमिली की जगह है, क्या यहाँ पर कैट और डॉग आकर अपनी मर्जी चलाएंगे। हान चिल्लाने लगता है, कहता है कि ये मेरे फादर इन लॉ है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम इनसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। हांग जियांग से कहता है कि अब तुम चुपचाप से फैमिली के हेड की पोजीशन से हट जाओ और इसे तुम मुझे दे दो। और फिर मिस्टर बाई की बेटी भी जियांग से कहने लगती है कि तुम जैसा डिसेबल बंदा मेरे हस्बैंड की पोजीशन को छीना हुआ है, अभी इसी वक्त उसकी पोजीशन उसे वापस लौटा दो। ये सुनते के साथ ही लूना की मेड को उस पर गुस्सा आता है, तुम हमारे मास्टर से ऐसे बात करोगी, और फिर वो सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है। फिर ये लड़की अपने डैड से कहने लगती है कि डैड देखो इन्होंने मुझे मारा। फिर मिस्टर बाय उनको चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरी बेटी को मारोगे, मेरी बेटी से तुम लोगों को माफी मांगनी होगी और मेरे सन इन लॉ को हेड की पोजीशन भी देनी होगी। तो ये लोग नहीं सुन रहे होते, तो फिर मिस्टर बाय की बेटी से कहने लगते हैं कि डैडी आपको मेरा इनसे बदला लेना होगा। तो फिर डैड कहते हैं कि मैं अभी उनसे तुम्हारा बदला लूंगा। और फिर मिस्टर बाय अपना पावर यूज करना शुरू करते हैं और फिर इन लोगों पर अटैक करते हैं, पर लूना अपनी मैजिक पावर की मदद से उन्हें हरा देती है। और फिर उसके ऊपर एविल एनर्जी का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि मास्टर उस मैंटिक के ऊपर मैजिक कर रहा होता है जिसकी वजह से वो पोजेस्ड हुआ है। और फिर हान अपनी मैजिक पावर की मदद से इनसे फाइट करने लगता है और मेड इजीली उसे हरा देती है, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा होता है। तभी लूना अपनी मैजिक पावर से समझ रही होती है कि इसके पीछे किसी और की पावर चल रही है और वो मास्टर कर रहा है। फिर वो तुरंत ही अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है और उसे हराती है। लूना के मैजिक यूज करने की वजह से उस मास्टर को भी चोट लग जाती है। फिर यहाँ पर हान की भी तबीयत खराब हो जाती है। लूना अपनी मेड को उस मास्टर को ढूंढने के लिए भेज देती है जो ये सारी मैजिक पावर कर रहा था। उसकी मेड जब तक यहाँ पहुंच जाती है वो अपने मैजिक पावर का यूज करके वहाँ से चला जाता है। फिर मेड यहाँ पर आकर लूना को बता देती है कि वो उसे नहीं पकड़ पाई। फिर इतने में ही मिस्टर बाई की बेटी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि हान को आखिर क्या हो गया है, उसने उसे क्या कर दिया है। तो लूना कहती है कि अब ये बचने नहीं वाला है, तो इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर ये लड़की अपने डैड को कहने लगती है, पर वो भी कुछ नहीं कर पाते। वो लूना से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो तो उनकी भी मास्टर निकली। और फिर इसके बाद लूना अपने घर वापस आ जाती है। फिर वो मिस्टर बाई का वही एंटिक देखकर अपनी मेड के साथ उस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि ये उसने ही उसके मास्टर को दी थी। फिर वो लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर जिसने भी मैजिक की है वो तो कोई मिस्टीरियस मास्टर है और इन लोगों को उसे ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट सीन में लूना जियांग के पैर के ऊपर फिर से ट्रीटमेंट कर रही होती है। फिर वो उसे थोड़ा वॉक प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है, तो वो थोड़ा बहुत चलने लग जाता है। और लूना उसे कहती है कि अब तुम वापस से व्हील चेयर पर बैठो क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज सही नहीं होगा और फिर धीरे धीरे तुम ठीक होगे। तो वो कहता है कि मैं तो इतने में ही बहुत खुश हूँ और वो लूना को थैंक्स कहने लगता है। मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। लूना कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बहुत सिंपल था, तो तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तो जियांग कहता है कि क्यों ना हम लोग आज सेलिब्रेट करें और हम साथ में ड्रिंक करें, और लूना भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर ये दोनों साथ में डिनर करते हैं तो जियांग लूना के लिए ड्रिंक सर्व करता है। इतने में ही लूना की मेड उसे मैजिक पावर से कहती है कि उसे ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी ही वाइन में बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। लूना कहती है कि नहीं, जियांग अगर मेरे साथ ड्रिंक करना चाहता है तो मैं उसके साथ ड्रिंक जरूर करूंगी, अब तुम हमें अकेला छोड़ दो। फिर उसके बाद लूना जब यहाँ पर ड्रिंक करती है वो तो एक ग्लास वाइन में ही ड्रंक हो जाती है। फिर नशे में होने के बाद वो जियांग को पकड़कर तारीफें करने लगती है उसकी, वो कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी जियांग उसे पूछता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। लूना कहती है कि मुझे पता है, तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर लूना तो जियांग को किस करने लग जाती है। फिर ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जियांग लूना से कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। लूना कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ कहना होगा, तो ठीक है मैं ही कह देती हूँ। कल रात तुम होश में थे ना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। फिर ये बोलकर लूना यहाँ से चली जाती है और फिर इतने में यहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसका स्टेप ब्रदर हान अब नहीं रहा। तो जियांग उसके असिस्टेंट को उसका फ्यूनरल हैंडल करने के लिए कहता है और साथ ही साथ पूछता है कि उसकी स्टेप मॉम अब कैसी है। तो वो बताता है कि अभी भी पहले की तरह ही है। तो असिस्टेंट को जियांग ऑर्डर दे देता है कि उनका भी ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग का अंकल उसी मिस्टीरियस मास्टर से मिलने के लिए गया होता है और उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा होता है।
मास्टर कहता है कि वो मामूली सी विच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अंकल मास्टर से इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि जियांग उस विच की हेल्प की मदद से फैमिली का हेड बन चुका है और वो लोग अब उससे कैसे डील करें। तो मास्टर उसे अब आइडिया देता है कि याओ फैमिली सबसे रिच फैमिली है, तो उनके सपोर्ट से ही तुम उस जियांग को सबक सिखा सकते हो। और जब फिर उसकी कंपनी का ही लॉस हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो फिर अंकल को ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी एक ऑक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां पर जियांग भी लूना को लेकर वहां पर पहुंचता है और सभी लोग लूना को देखते ही रह जाते हैं और बातें करते हैं कि ये कौन ही ब्यूटीफुल सी लड़की है। तो जियांग की आंटी तो इसकी बुराई करने लगती है और फिर तभी इन सभी लोगों को ऑक्शन पार्टी में वहाँ पर पड़े सारे स्टोन में से पहचानना होता है कि कौन सा जेम है और अपने हिसाब से खरीदना होता है। और फिर स्टोन को तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि वो असली जेम है कि नहीं। और फिर अंकल का मास्टर जो जो स्टोन लेता है वो सारे नकली निकलते हैं। फिर लूना ने जो स्टोन सिलेक्ट करी होती है वो असली में एक जेम निकलता है। इन लोगों को तो शौक लग जाता है कि लूना की वजह से ही जियांग का फायदा हो गया, लॉस होने की बजाय। पर जिसका ये ऑक्शन पार्टी होता है मिस्टर याओ, वो ये देखते ही साफ मना कर देता है कि वो जेम्स नहीं देगा, अगर देगा तो फिर माइनिंग राइट्स नहीं देगा। लूना इसके लिए उसे चिल्लाती है तो भी वो मानने के लिए रेडी नहीं होता। और फिर उतने में ही यहाँ पर मिस्टर याओ के ग्रैंडपा आ जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुम यहाँ पर कैसी हरकतें कर रहे हो। और फिर वो सभी के सामने नील डाउन होकर लूना से माफी मांगते हैं और अपने ग्रैंडसन से कहते हैं कि तुम भी इससे माफी मांगो, ये मेरी लाइफ सेवर है। तो वो भी तुरंत ही लूना से माफी मांगने लग जाता है। उसके साथ साथ जियांग को भी ग्रीट करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका हस्बैंड है। ये सब देखकर सारे लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन कि मिस्टर याओ जैसे ओल्ड मैन भी इसे इतना ज्यादा मान दे रहे हैं। जियांग की आंटी तो ये सारी चीज देखकर उसके अंकल से कह रही होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और तुम्हारा बैकर कहाँ है, आखिर इस लड़की को तो इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो अंकल उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। और फिर मिस्टर याओ के ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि लूना और उसके हस्बैंड ने जो जेमस्टोन उन्होंने चुने हैं वो लोग उसे लेकर जा सकते हैं। उन लोगों ने ये जीता है अपने टैलेंट से। फिर जियांग और लूना खुश होते हैं और जब यहाँ से जाने लगते हैं अंकल आकर इन लोगों को रोक लेता है और कहता है जियांग हो ग्रुप नहीं संभल सकता क्योंकि वो एक डिसेबल है और वो तो जल्दी ही मर जाएगा और कंपनी तो किसी और को ही मिलनी चाहिए। आंटी कहती है कि हाँ, ऐसे कैसे एक डिसेबल को कंपनी संभालने दिया जा सकता है। तो फिर जियांग अपने अंकल आंटी को दिखाने के लिए तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है। फिर उसे ऐसे खड़ा हुआ होते हुए देखकर तो ये लोग तो शॉक हो जाते हैं। अंकल कहते हैं तुम खड़े कैसे हो गए। तो ये कहता है कि मैं तो कब का ठीक हो चुका हूँ। तो अंकल कहते हैं कि फिर तुम व्हील चेयर पर क्यों थे। जियांग कहता है कि मैं बस लेजी था और रेस्ट कर रहा था। अंकल चिल्लाने लगता है कि तुम हम सभी को इतने टाइम से धोखा देते आ रहे थे। जियांग और लूना तो यहाँ से चले जाते हैं। जियांग का असिस्टेंट अंकल को व्हील चेयर पर बिठा देता है, अब इस पर आप ही बैठो। फिर अंकल तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इन लोगों को अब मेरे हाथ से मरना है। फिर इसके बाद लूना और जियांग जब कार में बैठ रहे होते हैं, लूना की मेड इन लोगों को देख लेती है कि कोई तो उन्हें देख रहा है, तो वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर लूना अपने आंखों की मैजिक पावर की मदद से सारी चीजों को चेक करने लगती है। जियांग उसे पूछने लगता है कि कुछ हुआ है क्या। तो फिर लूना कहती है कि कुछ नहीं। तो ये जब कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में उनकी कार में आग लग जाती है। और फिर यहाँ हम अंकल को देखते हैं जो कि मास्टर को गुड न्यूज बता रहा होता है। वो लूना और जियांग दोनों साथ में कार में मर गए। तो मास्टर भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अंकल कहते हैं कि वो लोग कार में बुरी तरह से जल गए और मास्टर ये सारा आपकी मैजिक स्पेल का कमाल है, आप तो सच में बहुत ही कमाल के हो, अब पूरी वो फैमिली मेरी होगी। यही बोलकर अंकल बड़ा खुश हो रहा होता है। इतने में ही जियांग और लूना यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जियांग कहता है कि सॉरी अंकल आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। तो फिर इसे देखकर तो अंकल आंटी शॉक हो जाते हैं। तो जियांग का अंकल लूना से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग ऐसे बच कैसे गए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब कार में आग लगने ही वाली थी तभी उसी वक्त लूना जियांग और उसके असिस्टेंट को लेकर मैजिक से बाहर आ जाते हैं, जिससे वो लोग सेफली बच गए थे। यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें मैजिक यूज कर सकते हो। अब मास्टर फिर से उसे अपने मैजिक पावर से मारने जाता है तो लूना फिर से गायब हो जाती है। मास्टर भी उसे ढूंढते हुए गायब हो जाता है। फिर वो लूना के सामने पहुंच जाता है फाइट करने के लिए। फिर अपने मैजिक पावर पूरी तरह से उसके ऊपर इस्तेमाल करने लगता है, पर लूना का तो वो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते। और लूना तो ये सिर्फ खड़े खड़े ही अपने आंखों की मैजिक पावर से उनको सबक सिखा रही होती है। और अंकल आंटी भी उस एविल पावर को झेल नहीं पाते और यहीं पर वो भी खत्म हो जाते हैं। और फिर एक धमाका होता है जिसमें ये मास्टर भी मर जाता है। और फिर लूना समझ जाती है कि इसके पीछे सिर्फ ये मास्टर ही नहीं है बल्कि किसी और का ही हाथ है, जो अब इन लोगों को पता लगाना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूना जियांग
जियांग के साथ लंच कर रही होती है और वो लूना को अपने हाथों से खिला रहा होता है और इतने में ही वहाँ पर लूना की सीनियर सिस्टर पहुँच जाती है। लूना तो इसे देखते ही समझ जाती है कि इन सारी चीजों के पीछे इसी का ही हाथ था। इसकी सीनियर सिस्टर तो बहुत अच्छे से इससे बात कर रही होती है और कहती है कि अब मैं यहीं पर रहूंगी। फिर ये सीनियर सिस्टर जियांग को अकेला देखकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, पर जियांग तो उसे भाव नहीं देता है। तो ये कहती है कि लगता है तुम मेरे सिस्टर के लिए लॉयल हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मेरा हार्ट सिर्फ मेरी वाइफ के लिए है। फिर यहाँ से जियांग लूना से मिलने के लिए उसके रूम में आता है। लूना तो सो रही होती है, फिर ये सोचता है कि कितनी जल्दी सो गई वो उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर इतने में उसे वही हार्ट सील वाला लॉक मिल जाता है। फिर ये सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना की मेड उससे पूछ रही होती है, ए मास्टर आप तो प्रेग्नेंट है और आप इस बारे में अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बता रही है। तो लूना कहती है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है, तो फिर मैं उसे इन सब के बारे में बताकर किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। तो लूना अपने मेड से इस बारे में कह देती है कि उसकी जो सीनियर सिस्टर थी इन सारी चीजों के पीछे वही है, तो वो उसके ऊपर नजर रखे। तो फिर हम आगे देखते हैं कि जियांग इस बारे में काफी सोचने लग जाता है कि लूना को क्या हो गया है, वो आजकल इससे बहुत ही ज्यादा दूर रहने लगी है, कहीं वो बीमार तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो सीनियर सिस्टर फिर से यहाँ पर जियांग को सेड्यूस करने के लिए पहुंच गई होती है। जियांग से देखते ही समझ जाता है कि वो इन दोनों का रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही है और फिर वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। और फिर जियांग काफी ड्रिंक करके लूना के रूम में पहुंच जाता है और लूना से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। तो लूना कहती है कि ऑफ कोर्स रहेंगे। फिर जियांग लूना को बताता है कि उसने उसके लिए बहुत ही ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी रखा है। जब वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है तभी बीच में यहाँ पर वही सीनियर सिस्टर आ जाती है इन दोनों की वेडिंग खराब करने के लिए। सो सारे गेस्ट डर के भाग जाते हैं इधर उधर। तभी सीनियर सिस्टर एक नाइफ फेंकती है जो कि जियांग को लग जाती है और फिर वो नाइफ लगते ही वो यहाँ पर मरने लगता है। फिर लूना अपने सीनियर के ऊपर अटैक करती है। सीनियर सिस्टर कहती है कि ये तुम्हारा डिस्टेंस पर्सन था ना, अब ये नहीं बचने वाला। जियांग यहाँ पर उस हार्ट सील लॉक को देखता है जिसके ऊपर उसका खून पड़ते ही वो एक बड़ा सा लोटस बन जाता है। इसे देखकर ये कहता है कि अब ये काम कर रहा है। तो लूना समझ जाती है और इसे कहती है कि आखिर तुमने मेरे लिए सब कुछ क्यों किया। मेरे लिए कल्टीवेशन करना इतना जरूरी नहीं है कि जितना कि तुम हो मेरे लिए। जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी वाइफ एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और उसे एक इमॉर्टल बनना है और अगर मेरे मरने से तुम्हारी हेल्प होती है तो मैं जरूर करूँगा। तो लूना कहती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, अभी तो हमारा बेबी भी होने वाला है और तुमने उसे देखा भी नहीं। तो जियांग कहता है कि मैं समझूंगा कि वो गॉड की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है, वो तुम उसका ख्याल रखना और तुम अच्छे से जीना। ऐसे बोलकर वो मर जाता है और लूना उसके लिए रोने लगती है और ये सारी चीजें लूना की वो सिस्टर भी देखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि लूना को उसके मास्टर दिखाई देने लगते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी कल्टीवेशन तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और ये बस उसका लास्ट टेस्ट हो रहा था जिसको इन दोनों ने ही पार कर लिया है। और ये साबित करता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टेंट ही थे। फिर लूना अपने पावर की मदद से अपने सीनियर सिस्टर को सबक सिखाती है और फिर उसे मैजिक से मार देती है और फिर फाइनली जियांग भी ठीक हो जाता है और लूना उसे बताती है कि उसके मास्टर ने उसे ठीक किया है। जियांग लूना को हक कर लेता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब दोनों फाइनली अब हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।